ऑलराइट, सो प्रीवियसली वी टॉक अबाउट कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उनके थ्रू होते हुए आखिर में न्यूरोलेशन होती है। एंड देन वी टॉक अबाउट कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब आगे चलते हैं, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? मैंने बताया था कि ये जो पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, ये स्ट्रिक्टली रेगुलेट होता है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है और इसके अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और एक इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि इसे रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो वो कौन कौन सी की प्रोसेसेस हैं जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है? उसमें पैटर्न फॉर्मेशन है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट एम्ब्रियो के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका बनना। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन होती है, सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि इसके अंदर रोल प्ले करते हैं अपना। बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं और इनके थ्रू ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ये कंट्रोल होता है। प्रीवियसली भी मैंने बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इसके अंदर जिसको हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन के अंदर ये होता है कि हमारा जो लाइफ स्टार्ट होती है वो जाइगोट से होती है, लेकिन जाइगोट से हर तरह का सेल बनता है। तो वो इसी वजह से बनता है कि ये प्रोसेस होता है सेल डिफरेंशिएशन का, जिसमें जब भी दो सेल डिवाइड होते हैं तो साइटोप्लाज्म का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो अलग अलग सेल्स के अंदर जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि फिर उन्हें आगे जाकर किस तरह का स्ट्रक्चर लेना है और किस तरह का फंक्शन लेना है। देन देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जिन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। ये असल में चाबी की तरह होती हैं जो कि डीएनए को खोलने का काम करती हैं। तो जिस सेल के अंदर जिस भी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे तो उसमें वही जीन्स काम करेंगी, बाकी जीन्स उसके अंदर काम नहीं करेंगे। जैसे सिर्फ इंसुलिन बनाने वाला डीएनए तो हर सेल के अंदर मौजूद है, लेकिन इंसुलिन बनता जो है वो सिर्फ पेनक्रियास के अंदर बनता है, बिकॉज जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स चाहिए होते हैं इंसुलिन बनाने के लिए, इंसुलिन की जीन को खोलने के लिए, वो सिर्फ पेनक्रियास के सेल के अंदर जो है वो एक्टिवेटेड है, बाकी बॉडी के सेल के अंदर एक्टिवेटेड नहीं है। सो ऑल्दो डीएनए तो सब में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो एक्सप्रेस जो होता है, जीन एक्सप्रेशन जो होती है, वो सिर्फ उन सेल्स के अंदर होती है कि जहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। अच्छा, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रोल डेवलपमेंट के अंदर, ये प्रीवियसली भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बुक के अंदर, बहुत आसान है। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस का रोल है और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा कि उन्होंने साइटोप्लाज्म का रोल है। तो ये एक हमारे पास एल्गी है जिसको एसिटाबिलेरिया कहते हैं। एसिटाबिलेरिया की यहाँ पे दो वेराइटीज हैं और ये डिफरेंशिएट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेड। ये जो अपर स्ट्रक्चर है ये कैप शेप का स्ट्रक्चर है और ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा स्टार शेप स्ट्रक्चर है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके बेस के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस बेस के अंदर होता है। इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर कि इसका ये जो अपर पोर्शन है, ठीक है, इसको काट दिया। तो ये कैप रिमूव करने के बाद इन्होंने जो दूसरी वैरायटी है उसका साइटोप्लाज्म का एक टुकड़ा निकाल के इसके अंदर लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह हो गया, कैप कट चुका है एंड देन साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा जो है, साइटोप्लाज्म का एक सेगमेंट दूसरी वैरायटी का वो उठा के यहाँ लगा दिया। तो अब ये एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि इसके अंदर दो स्पीशी का जो है वो मिक्स है, एक का जो है वो बेस है और दूसरे का जो है वो समझे मिड पार्ट है। तो अब ऊपर कैप ने बनना है, तो वो कैप कौन सा बनेगा? क्या वो प्रीवियसली जो बना हुआ था वही बनेगा या फिर जो न्यू वैरायटी निकाल के इन्होंने लगाई है जिसका साइटोप्लाज्म लगाया है वो बनेगा? तो देखा ये गया कि कैप उसी का बना कि जिसका बेस था, यानी जिसका न्यूक्लियस था उसी का बना। बिल्कुल इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने दूसरी वैरायटी के अंदर भी रिपीट किया, इसका कैप कट कर दिया एंड देन दूसरी वैरायटी का साइटोप्लाज्म जो है वो उठा के यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया। तो अगेन ये हाइब्रिड बन गया। इस हाइब्रिड के अंदर भी कैप वही बना कि जिसका बेस था। तो बेस के अंदर क्या चीज मौजूद थी? बेस के अंदर न्यूक्लियस था। तो इससे पता लगा कि जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एसिटाबिलेरिया एक मरीन एल्गी है, ठीक है। बेस ऑफ द सेल जो है ये पूरा एक यूनिसेलुलर है। बेस ऑफ द सेल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इसकी दो वैरायटीज जो हैं ये मेडिटेरेनिया कहलाती है और ये ग्रैन्युलेटा कहलाती है। मेडिटेरेनिया का जो अपर एंड है वो कैप शेप है, डिस्क शेप है और जो ग्रैन्युलेटा है उसका जो है वो समझे स्टार शेप है या थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ और नहीं है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म का रोल इन्होंने जो है वो पता किया कि ना सिर्फ न्यूक्लियस का रोल है डेवलपमेंट के अंदर, बल्कि साइटोप्लाज्म जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
उसके अंदर, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जब सेल डिफरेंशिएशन होती है तो साइटोप्लाज्म कौन सा गया है किस सेल के पास, उसके अंदर वो की फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, जो फिर आगे जाकर उस सेल का फेट डिसाइड करते हैं कि आगे जाकर उसने कौन सा स्ट्रक्चर लेना है और कौन सा फंक्शन उसने परफॉर्म करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था फ्रॉग के अंदर। अगर यहाँ पर आप देखें तो फ्रॉग का जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसके अंदर दो डिविजन्स हुई होती हैं। एक इसका लोअर हाफ होता है जिसके अंदर योक मौजूद होता है, और एक इसका अपर हाफ होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये वाली वैरायटी जो है वो मैंने पढ़ाई थी इसी चैप्टर के अंदर कि समटाइम्स ऐसा होता है कि योग जो है वो एक तरफ जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो जिस तरफ योग होता है वो वेजिटल पोल कहलाता है और जिस तरफ जो उसका ऑपोजिट जो होता है वो एनिमल पोल कहलाता है। तो इस तरह की डिवीजन हुई भी होती है अनफर्टिलाइज फ्रॉग एग के अंदर। ये जो अपर हाफ होता है ये साइटोप्लाज्म होता है और ये पिगमेंटेड होता है, और लोअर हाफ जो है ये योग होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इन दोनों के दरमियान में एक छोटा सा एरिया बनता है जिसको ग्रे क्रिसेंट का नाम दिया जाता है। अच्छा, इन्होंने ये नोटिस किया कि जब भी सेल डिवाइड होता है तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होता है। अब ये जाइगोट बन गया ना फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जब ये सेल डिवाइड होता है तो इस तरह से डिवाइड होता है कि जो ग्रे क्रिसेंट का एरिया होता है वो दोनों सेल्स के अंदर जाता है। अच्छा, इन दोनों सेल्स को अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर सेपरेट कर दें तो दोनों से अलग अलग टैडपोल जो है वो बन सकता है, यानी दोनों के अंदर फुल पोटेंशियल है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने सिर्फ ये किया कि इसको इस तरह से डिवाइड किया कि एक सेल जो है उसको मिल जाए पूरा का पूरा ग्रे क्रिसेंट और दूसरा सेल जो है उसको ग्रे क्रिसेंट का कुछ भी हिस्सा ना मिले। जब इन दोनों सेल्स को सेपरेट किया तो जिस सेल के अंदर ग्रे क्रिसेंट था वो नॉर्मल टैडपोल के अंदर डेवलप हो गया, और जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट नहीं था तो वो प्रॉपर टैडपोल के अंदर डेवलप नहीं हो सका। तो इससे पता लगा कि ग्रे क्रिसेंट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी थे। तो ना सिर्फ न्यूक्लियस का रोल होता है बल्कि साइटोप्लाज्म का भी रोल होता है, ये इस एक्सपेरिमेंट से जो है हमें पता लगता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसमें यह होता है कि कोई एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है वो दूसरे एम्ब्रियोनिक टिश्यू की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रेगुलेट हो रहा है, तो इस रेगुलेशन के अंदर ये भी है कि इट्स ए स्टेप वाइज प्रोसेस कि पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा एंड देन वो आगे जाकर ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा, ऐसे मैसेजेस रिलीज करेगा जो कि सेकंड किसी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करवाएंगे। ये अच्छा भी है, इससे ये मेक श्योर होता है कि चीज़ें जो है वो स्टेज के अंदर बने और सारी चीज़ें बने, क्योंकि हर बनने वाली चीज़ हो सकता है नेक्स्ट बनने वाली चीज़ को रेगुलेट कर रही हो। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि अगर कोई एक चीज़ किसी पूरी सीरीज़ के अंदर कोई एक चीज़ अगर नहीं बन रही तो उसका नुकसान ये होगा कि उससे बनने वाली चीज़ जो है वो भी फॉर्म नहीं होगी। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर एक टाइप का एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है वो दूसरे टाइप की एम्ब्रियोनिक टिश्यू की डेवलपमेंट जो है उसको मुतासर करता है। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजर वो होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होते हैं और एक सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो इनिशियल डेवलपमेंट के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो मल्टीपल जो भी लेयर्स बननी होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, यानी एक बड़े लेवल के ऊपर अगर कंट्रोल हो रहा है तो वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर करता है, एंड देन किसी एक रीजन को कंट्रोल करने वाले जो होते हैं वो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स कहलाते हैं। तो दोनों की एग्जांपल मैं भी बताता हूँ। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इसका, उसमें उन्होंने क्या किया था कि ये हमारे पास, तो हमें पता है कि डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, स्पर्म वो मिलते हैं तो उससे हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर क्लीवेज होता है, क्लीवेज से मोरोला, ब्लास्टोला एंड देन गैस्ट्रोला बनता है। गैस्ट्रोला के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्म से बनता है, और पहले हमारे पास मेसोडर्म के अंदर एक अदद स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, और फिर नोटोकॉर्ड के बाद जो एक्टोडर्म होती है उससे हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनती है जिससे आगे जाकर नर्वस सिस्टम बनना है। तो ये हमारे पास नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये किया कि जो न्यूरल प्लेट थी, न्यूरल प्लेट का कुछ स्ट्रक्चर जो है इन्होंने निकाल कर एक ऐसे रीजन के अंदर लगाया कि जहां पर बेली ने फॉर्म हो रहा था। ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के अंदर इन्होंने न्यूरल टिश्यू जो है, न्यूरल टिश्यू डायरेक्टली उठाया। न्यूरल टिश्यू कहाँ से आएगा? एक्टोडर्म से आएगा। तो न्यूरल टिश्यू डायरेक्टली उठाया और इन्होंने बेली रीजन के अंदर लगाया कि जहां पर फ्यूचर में बेली बनना था। तो नर्वस सिस्टम वहां पर नहीं बना।
दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने बजाय न्यूरल टिश्यू उठाने के, बजाय न्यूरल प्लेट का स्ट्रक्चर उठाने के, यानी एक्टोडर्म के सेल्स उठाने के, इन्होंने नोटोकॉर्ड के सेल्स उठाए। जब इन्होंने नोटोकॉर्ड के सेल्स जो है वो प्लेस किए वहाँ पे, तो वहाँ पे न्यूरल टिश्यू बन गया, वहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म होने लगा। तो इससे ये पता लगा कि जो न्यूरल ट्यूब बनती है, जो नर्वस टिश्यू बनता है, जो नर्वस सिस्टम बनता है, उसके लिए जो मैसेज आता है वो नोटोकॉर्ड से आता है। तो नोटोकॉर्ड इस सिनेरियो के अंदर ऑर्गेनाइजर है, और इस टाइप के ऑर्गेनाइजर को हम सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं, जो किसी रीजन की डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। जो ओवरऑल लार्ज स्केल के ऊपर डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहलाते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरसाइज किया प्रिजम्पटिव नर्वस सिस्टम, यानी जो अज्यूम किया जा रहा था कि ये नर्वस सिस्टम है, और इन्होंने नोटोकॉर्ड, इस पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने नोटोकॉर्ड का कोई टिश्यू नहीं लिया, सिर्फ इन्होंने जो नर्वस सिस्टम का टिश्यू था, जो आगे जाकर नर्वस सिस्टम बनना था, तो इन्होंने वो एक्सरसाइज किया और उसे जो है वो डिफरेंट रीजन में लगाया, बेली एरिया के अंदर लगाया, तो वहां पर नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं बना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने नोटोकॉर्ड का टिश्यू जो है वो उठाकर लगाया। तो जब नोटोकॉर्ड इन्होंने बेली रीजन के अंदर लगाया तो वहां पर न्यूरल टिश्यू बनना शुरू हो गया, विच मींस कि नोटोकॉर्ड इस सिनेरियो के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम कर रहा है, और उससे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, सिग्नल्स रिलीज होते हैं, जो कि आगे जाकर फॉर्मेशन करते हैं। यही चीज हमें उसके अंदर भी देखने को मिलती है, जब दो लेयर्स बनती है हमारे पास, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनता है। तो एपीब्लास्ट की जो लेयर होती है उसके अंदर हमने देखा था कि एक इन्वेजिनेशन बनती है। अगर ये एपीब्लास्ट की लेयर है तो इसके अंदर एक इन्वेजिनेशन बनती है, और इस इन्वेजिनेशन से सेल्स जो हैं वो गिरते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे कौन सी लेयर थी, नीचे ये एपीब्लास्ट की लेयर है और ये हाइपोब्लास्ट की लेयर है, तो नीचे हाइपोब्लास्ट की लेयर है, और ये सेल्स जब नीचे जाते हैं तो ये दरमियान में जमा हो जाते हैं। एपीब्लास्ट पहले ये जाके हाइपोब्लास्ट के सेल्स को रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे एंडोडर्म बनती है, ठीक है। और जब एंडोडर्म बन जाती है तो फिर मजीद सेल्स जो जाते हैं वो एपीब्लास्ट और एंडोडर्म के दरमियान में जमा होते हैं, जिसे मेसोडर्म कहते हैं। तो ये जो इन्वेजिनेशन बनती है, असल में इसके लिए जो सिग्नल्स आते हैं वो इसी हाइपोब्लास्ट से आते हैं, तो ये भी ऑर्गेनाइजर के तौर पर बिहेव करती है। तो ये बड़ी मुश्किल सी डायग्राम इन्होंने दी हुई है। ये प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड है, यानी यहाँ पे नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। दिस इज नोटोकॉर्ड एंड दिस इज द प्रिजम्पटिव सोमाइट। सोमाइट जो है ये भी मेसोडर्म के टुकड़े होते हैं, इनसे आगे जाकर मसल्स और बोन्स बननी होती हैं, और ये प्रिजम्पटिव एंडोडर्म है। तो इन्होंने वो स्ट्रक्चर जो कि न्यूरल प्लेट बनना था, जिसने आगे जाकर नर्वस सिस्टम बनना था, उस स्ट्रक्चर को पहले उठा के बेली एरिया के अंदर लगाया था, और उससे जो है वो फॉर्मेशन नहीं हुई थी। एंड देन जब इन्होंने नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर उठा के लगाया तो फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो ऑर्गेनाइजर्स कुछ भी नहीं होते, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कुछ केमिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ रिलीज करते हैं, सिग्नल्स रिलीज करते हैं, जो कि दूसरे टिश्यू के पास जाके उसको इन्फ्लुएंस करता है और उसे डिफरेंशिएट करवाता है सेल्स के अंदर। दो टाइप के ऑर्गेनाइजर्स हैं, एक प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स जो है इन्हें एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजर्स भी कहते हैं, और ये बेसिक बॉडी प्लान ऑफ द एम्ब्रियो डिसाइड करते हैं। ये इनिशियल स्टेजेस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर जो स्टेज आता है जिसमें ब्लास्टोला बनता है, देन ब्लास्टोला के बाद गैस्ट्रोला बनता है। तो जब ये लेयर्स बन जाती है तो फिर इन्वेजिनेशन होती है, जो एम्ब्रियो होता है वो फोल्ड होता है। जब वो फोल्ड होता है तो एक अदद कैविटी बनती है जिसको आर्केंट्रॉन कहता है। आर्केंट्रॉन जो है ये आगे जाकर जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी बनती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनता है। तो आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग होती है वो ब्लास्टोपोर कहलाती है। यहाँ से ये ओपनिंग बनती हुई नजर आ रही है। एक तो हमारे पास सेगमेंटेशन कैविटी थी, सेगमेंटेशन कैविटी अलग होती है, यानी ब्लास्टोसील जो है वो अलग होती है। दिस इज अनदर कैविटी, ब्लास्टोसील एक सेपरेट कैविटी है, ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में बनती है। जबकि जो आर्केंट्रॉन होगी, आर्केंट्रॉन जो बनेगी वो उसकी सराउंडिंग लेयर जो होगी वो एंडोडर्म से मिलकर एंडोडर्म से बनी हुई होगी। तो उस आर्केंट्रॉन की जो ओपनिंग होती है वो ब्लास्टोपोर कहलाता है। ब्लास्टोपोर के दो लिप्स होते हैं, दो एक्चुअली पार्ट्स होते हैं, एक डॉर्सल लिप और एक वेंट्रल लिप होता है। तो ये एनिमल की, ये एम्ब्रियो के रोटेशन के ऊपर बेस करता है। तो जो डॉर्सल लिप होता है वो एक्ट करता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के तौर पे, और वही जो है वो डिफरेंशिएट करवाता है डिफरेंट टिश्यूज के अंदर, 3 जर्म लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट करवाना जो है वो इसी डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का काम होता है। इससे जो केमिकल रिलीज होते हैं वो ये गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के अंदर रोल प्ले करता है। सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर, तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो है वो जनरल लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर बेसिक प्लान ऑफ द बॉडी डिसाइड कर रहे हैं।
इन्हें एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजर्स भी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स जो हैं इन्हें रीजनल ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक रीजन्स बॉडी के जो है वो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करवाते हैं। तो एक एग्जांपल सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर की जो है वो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी है, ZP है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो लिम्स होते हैं तो उन लिम्स का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो डिसाइड करना, और डिफरेंट डिजिट्स की आइडेंटिटी जो है, यानी आपके जो 5 डिजिट्स होते हैं हाथ में और पैर में वो अलग अलग होते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी डिसाइड करना और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड करना, ये इस जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी का काम होता है, जो कि किसी भी लिम्ब के अंदर मौजूद होता है। और यहाँ से जो केमिकल रिलीज होते हैं वो डिसाइड करवाते हैं कि इसका जो भी लिम्ब है उसका एंटीरियर एक्सिस और पोस्टीरियर एक्सिस कौन सा होगा, बिकॉज दोनों जो है वो डिफरेंट जो है वो हमें नजर आते हैं, एंड डिफरेंट डिजिट्स जो है उनकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिन्हें एम्ब्रियोनिक एंड रीजनल ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इनमें से अगर किसी के अंदर भी मसला होगा, यानी किसी जो भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है या जो भी सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर है, अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, उसके अंदर कोई चेंज आ जाए, तो उससे बनने वाला, उससे इन्फ्लुएंस होने वाला जो भी आगे स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो सकेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स जो कि इस चैप्टर के अंदर है। बैटरी मेरे पास बहुत कम रह गई है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्रेगनेंसी। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी। तो कहाँ गया वो? अच्छा, इसी में होगा मेरा ख्याल में। ओके, सो प्रेगनेंसी जो है वो एक स्टेट है कि जिसके अंदर जो फर्टिलाइज एग होता है वो फीटस के अंदर डेवलप करता है, और पूरा ये एक पीरियड होता है जिसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो केमिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये पूरी जो स्टेट है कि जिसके अंदर फीटस की डेवलपमेंट हो रही है इनसाइड द मदर, एंड बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये कहलाता है हमारे पास प्रेगनेंसी। जबकि जेस्टेशन का वर्ड जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जो डेवलपमेंट हो रही है फर्टिलाइजेशन से लेकर फीटस की डेवलपमेंट जो हो रही है वो जेस्टेशन कहलाता है। जबकि जो अदर प्रोसेसेस है बॉडी के अंदर, जो अदर चेंजेस हैं, उनको अगर आप इंक्लूड कर लें तो उसे मिलाकर आप प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। तो फर्टिलाइज एग डेवलप होता है फीटस के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर। ये स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन से, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनता है, देन जाइगोट डिवाइड्स, वो फिर जाके अटैच होता है यूट्रस के अंदर, एंड देन आगे की डेवलपमेंट जो होती है वो पूरी की पूरी इसी प्रेगनेंसी के अंदर होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। ह्यूमन के अंदर 9 मंथ्स से उन्हें डिवाइड किया जाता है 3 मंथ्स के अंदर। तो हर 3 मंथ्स जो है वो ट्राइमेस्टर होता है। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंपॉर्टेंट इस हवाले से होता है क्योंकि उसमें ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो रही होती है। तो मैंने बताया था कि जो भी केमिकल्स या जो भी चीज़ें हार्मफुल होती हैं बेबी के लिए, तो वो इसमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिसमें सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो ये टेरिडोजेंस कहलाते हैं, यानी ये बेबी के अंदर जाके डिफरेंट एबनॉर्मैलिटीज कॉज करते हैं। तो चूंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उस दौरान इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज बेबी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर नरिशमेंट प्रॉपर क्यों चाहिए होती है? बिकॉज उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट भी हो रही होती है, लेकिन डेवलपमेंट से ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है। फीटस का साइज जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जो भी ऑर्गन्स है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, और अपना प्रॉपर एक मेटाबॉलिज्म होता है बेबी का। तो उसके लिए बहुत सारी प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की ज़रूरत होती है। तो नरिशमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेल नरिश वुमेन जो है उनकी लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस जो है वो लेस होते हैं, एंड सिजेरियन डिलीवरी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी वेल नरिश वुमेन के अंदर कम होती है। दैट इज़ वाई यूजुअली जो पठान होती हैं उनके अंदर रेगुलर डिलीवरीज होती है, नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि मदर की बॉडी के अंदर आते हैं, केमिकल लेवल के ऊपर भी, हार्मोनल चेंजेस भी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी, और ये इसीलिए आते हैं ताकि जो बेबी ग्रो कर रहा है उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, उसको जो है ना वो सपोर्ट किया जा सके। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ब्लड फ्लो के अंदर चेंज आ रहा है, यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो अगर एक नॉन प्रेग्नेंट वर्सेस प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर देखें तो बहुत बड़ा हुआ होता है यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो, ठीक है। इसके अलावा देयर इज अ रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि मदर की बॉडी में आते हैं। वो सारे इसलिए होते हैं ताकि जो बेबी ग्रो कर रहा है उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड की जा सके, उसके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव किया जा सके।
3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर, डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, तो इसका ये चार्ट है। इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है, सिर्फ बताने वाली बात है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगेन 3 मंथ्स है, तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। फर्स्ट मंथ के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, देन वो जाके इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट जो है वो आपका ब्लास्टोसिस के लेवल के ऊपर होता है। मोरोला है, मोरोला जाके फिर ये ब्लास्टोसिस बनता है, ब्लास्टोसिस जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। सेकंड मंथ के अंदर मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, मेजर सिस्टम्स बन रहे हैं, जिसमें हार्ट है, ब्रेन है, लिम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, एम्ब्रियो जो है वो फीटस बन जाता है बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ। फीटस जो है, फीटस की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है 10th वीक के बाद। तो 10th वीक के बाद जो है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको हम फीटस कहते हैं। थर्ड मंथ के अंदर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जिसमें फिंगर्स हैं, टोज हैं, आईलिड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। फीटस नाउ कैन मूव इट्स लिम्स, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो आप चेक कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, 3D स्कैन के अंदर। देन सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ जो है वो 4th मंथ है। इसके अंदर अगेन कुछ और स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हेयर है, नेल है, यूरिनरी सिस्टम है, एंड द फीटस कैन हेयर द साउंड्स फ्रॉम द आउटसाइड। 5th मंथ के अंदर टेस्ट बड्स फॉर्म होते हैं, स्वेलो करने की एबिलिटी, डाइजेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड डाइजेस्ट करने की एबिलिटी जो है वो आ जाती है। ये एमनियोटिक फ्लूइड गुजर के जाता है बॉडी के अंदर, ये यूरिन की फॉर्म, यूरिन जो है वो निकलता है, वही बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी जाता है। डिस्टिंक्ट स्लीप और वेकिंग पैटर्न होते हैं बेबी के, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो उठता है, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो सोता है एंड रिस्पॉन्ड करता है टू लाइट एंड टच। 6 मंथ जो है, यानी जो सेकंड ट्राइमेस्टर का लास्ट पीरियड होता है, उसमें रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, ठीक है। फीटस हैज ए गुड चांस, इस पॉइंट के ऊपर 6 मंथ हो गए हैं, गुड चांस तो इस वक्त भी नहीं होता, बट ये है कि पहले के मुकाबले में अब चांस बेटर हो रहा है जैसे जैसे अब आगे बात जा रही है। 6 मंथ्स के अंदर, 7 मंथ के अंदर ये अगेन प्री मैच्योर बेबीज कहलाते हैं, जो कि वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मसला होता है वो ये होता है कि इनकी लंग्स की डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई होती, एंड लंग्स बिकॉज बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजनेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए, तो इनको फिर चांसेस इतने अच्छे नहीं होते, बट इन्हें अगर प्रॉपर सपोर्ट दी जाए, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की सपोर्ट मिल जाए, तो फिर इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर 7th, 8th और 9th मंथ। 7 मंथ के अंदर अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है ऑर्गन्स की, ठीक है। फैट स्टोर्स बढ़ रहे हैं, फीटस कैन ओपन एंड क्लोज इट्स आईज एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। 8 मंथ के अंदर वेट गेन हो गया, नर्वस सिस्टम जो है उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस पॉइंट के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लंग्स की मैच्योरेशन जो है वो एंड स्टेजेस के अंदर हो रही है। अच्छा, कैन रिकॉग्नाइज इट्स मदर वॉइस एंड कैन टर्न हेड डाउन इन प्रिपरेशन फॉर बर्थ। एंड 9th मंथ के अंदर शेडिंग ऑफ लेन्यूगो हेयर वो बहुत बारीक बारीक से बाल होते हैं जो कि बच्चों के ऊपर होते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्निक्स केसियोसा एक वाइटिश सी लेयर होती है, जब बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है तो वो कवर्ड होता है एक वाइटिश लेयर से। इसके बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि ये इन्फेक्शन से जो है वो बेबी को बचाती है, तो ये फॉर्मेशन होती है 9th मंथ के अंदर। अच्छा, ये मंथ्स के अंदर दिया हुआ है, देन ये वीक्स के अंदर दिया हुआ है, तो दिस इज द पीरियड 39 to 42 वीक्स जो है ये आपके कंसिडर किए जाते हैं रेगुलर या नॉर्मल डेवलपमेंटल पीरियड जो है वो इतने वीक्स होते हैं। इससे पहले अगर बेबी जो है वो डिलीवर होता है तो वो प्रीमेच्योर कहलाता है, तो उसके भी स्टेजेस होते हैं, कितना पहले जो है वो डिलीवर हो रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ट्विन्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स। ट्विन्स वो बेबीज होते हैं जो कि एक साथ डेवलप होते हैं और एक साथ पैदा होते हैं। तो हमारे पास ट्विन्स जो है उनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। सिंगल स्पर्म था, ठीक है, वो सिंगल ओवम के साथ कंबाइन होता है एंड देन जाइगोट बनता है, एंड दिस जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 cells एंड देन 4 cells, ठीक है। अच्छा, अर्ली स्टेजेस के अंदर इन सेल्स के अंदर फुल पोटेंशियल होता है कि ये अगर अलग अलग कर दिए जाएं, इन 2 सेल्स को अगर आप अलग अलग कर दें तो वो अलग अलग बेबीज के अंदर जो है वो डेवलप हो सकते हैं, तो इनके अंदर फुल पोटेंशियल होता है। अर्ली क्लीवेज जो होते हैं, अर्ली जो डिविजन्स होती हैं उनके अंदर इक्वल सब कुछ जाता है एंड दे कैन डेवलप इनटू प्रॉपर बेबीज, कंप्लीट बेबीज, ठीक है, अगर ये सेपरेट कर दिए जाएं। तो इस टाइप के जो ट्विन्स होते हैं जो कि एक जाइगोट बन के सेपरेशन की वजह से फॉर्म होते हैं, दे आर नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। तो एक सिंगल फर्टिलाइज एग स्प्लिट हो जाए अगर 2 एम्ब्रियो के अंदर, तो उनके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल होता है एंड दे विल डेवलप इनटू 2 सेपरेट फीटसेस। इनके अंदर ये होता है कि ये बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं, इनकी सारी चीजें एक जैसी होती हैं, उसकी वजह यह है कि इनका डीएनए सेम होता है।
अच्छा, दूसरे हमारे पास फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं जिन्हें डायजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्पर्म्स होते हैं। नॉर्मली एक ओवम रिलीज होता है हर मंथ, लेकिन ये है कि स्पर्म्स मिलियंस में होते हैं। अब अगर एक ही ओवरी से 2 ओवम आ जाए या दोनों ओवरीज एक ही साथ ओवम बना दें, तो उस सिनेरियो के अंदर स्पर्म नंबर 1 जो है वो ओवम नंबर 1 जो है उसको फर्टिलाइज करेगा, तो इससे जाइगोट नंबर 1 बनेगा जो कि एक बेबी में डेवलप होगा, और स्पर्म नंबर 2 जो है वो ओवम नंबर 2 को फर्टिलाइज करेगा, जिससे जाइगोट नंबर 2 बनेगा जो सेपरेट बेबी में डेवलप होगा। क्योंकि इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं होते, इनके कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। जेंडर में भी एक जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, और लड़का लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर सारी चीजें जो है वो सेम होती हैं। इसी तरह से क्वाड्रुप्लेट्स बनते हैं। क्वाड्रुप्लेट्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले मेथड से बने, ठीक है, स्पर्म और ओवम मिले, जाइगोट बना, एंड देन जिस तरह ये 2 सेल सेपरेट होगा, हो सकता है ये 4 सेल सेपरेट हो जाए और चारों अलग अलग बेबीज के अंदर डेवलप हो जाए, वो सारे के सारे सेम भी हो सकते हैं। और क्वाड्रुप्लेट्स इस तरह से भी बन सकते हैं, हो सकता है कि ये दोनों आए, 2 जाइगोट बने, और फिर इनसे जो 2 सेल बने और इससे जो 2 सेल बने, ये 2 अलग अलग सेपरेट हो जाए, ये 2 अलग अलग सेपरेट हो जाए, तो 4 बच्चे हों, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। सो देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। अच्छा, देन हमारे पास एक तरह की वैरायटी होती है, ये इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक एग एक स्पर्म से बने, ठीक है, तो ये आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, और 2 एग और 2 स्पर्म से बने तो ये आपके फ्रेटर्नल ट्विन्स होंगे। अच्छा, अब इनकी एक वैरायटी होती है, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ एमनियोटिक कैविटी। तो ये हमारे पास जो लेयर नजर आ रही है, दिस इज एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है ये, एमनियन, और ये कैविटी है, और दूसरा ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा के लिए हमने पहले भी एक वर्ड यूज किया था, हमने कहा था ये कोरियन है, ठीक है, कोरियन जो है ये वर्ड हम प्लेसेंटा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक वैरायटी हमारे पास ऐसी होती है बेबीज की, कि ट्विंस की एक वैरायटी ऐसी होती है कि जिनके अंदर प्लेसेंटा भी अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, और एमनियोटिक कैविटी भी अलग अलग होती है, तो ये कहलाते हैं डायकोरियोनिक एंड डायएमनियोटिक। यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं, तो ये वो बेबीज हैं कि जिनके अंदर ये लेयर जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज द प्लेसेंटा, सॉरी दिस इज द एमनियन, एंड ये जो बाहर वाली लेयर आपको नजर आ रही है, दिस इज द कोरियन। तो इसका एमनियन अलग है, कोरियन अलग है, इसका एमनियन अलग है, इसका कोरियन अलग है, ये कहलाते हैं डायकोरियोनिक, यानी 2 अलग अलग कोरियन है, प्लेसेंटा है, और डायएमनियोटिक, दोनों अलग अलग एमनियोटिक कैविटीज हैं। दूसरी वैरायटी ये होती है कि एमनियोटिक कैविटी तो अलग अलग है, लेकिन कोरियन एक ही है, प्लेसेंटा एक ही है, तो ये कहलाते हैं मोनोकोरियोनिक, यानी प्लेसेंटा एक है और एमनियोटिक कैविटीज 2 हैं, तो डायएमनियोटिक। और तीसरी वैरायटी ये होती है कि जिसमें दोनों चीजें जो है ना वो शेयर करते हैं ये, तो एक ही एमनियोटिक कैविटी है और एक ही कोरियन, तो मोनोकोरियोनिक, मोनोएमनियोटिक। तो ये 3 वैरायटीज हमें नजर आती हैं, और ये डिपेंड करता है कि इनके सेपरेट प्लेसेंटा होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो सेल सेपरेट हुआ। टाइमिंग ऑफ द स्प्लिट जो है वो डिटरमिन करता है कि वो दो ट्विंस हैं वो सेम प्लेसेंटा शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, सेम एमनियोटिक सैक शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। सो दैट्स इट अबाउट द ट्विंस एंड क्वाड्रुप्लेट्स। नेक्स्ट क्या है भाई, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा जो है वो एक टेम्परेरी ऑर्गन है। टेम्परेरी ऑर्गन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये तब तक है जब तक डेवलपमेंट है, कंप्लीट मदर के अंदर, ये परमानेंट ऑर्गन नहीं है। दिस इज अ टेम्परेरी ऑर्गन जो बनता है, सर्व करता है बच्चे को, एंड देन जब इसका वो खत्म हो जाता है, पर्पस खत्म हो जाता है, तो फिर ये सेपरेट हो जाता है। तो मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिस्टम के दरमियान जो है वो ये कनेक्शन होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के दरमियान कनेक्शन होता है, बिकॉज जो भी मटेरियल आ रहा है मदर से वो सर्कुलेशन के अंदर आ रहा है, वो ब्लड के अंदर आ रहा है, और जो भी मटेरियल बेबी के अंदर जा रहा है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड जो है वो कैरी करके लेके जा रहा है। तो दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम्स के दरमियान जो एक विंडो है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है, तो वो प्लेसेंटा कहलाती है। अब इसके मैंने बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, एक मैटरनल पार्ट होता है और एक फीटल पार्ट होता है। तो जो फीटल पार्ट है वो कोरियन कहलाता है, विच इज द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन, और जो मैटरनल पार्ट है वो डेसिडुआ कहलाता है, जो कि लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है। तो मैटरनल साइड से डेसिडुआ और फीटल साइड से कोरियन, ये दोनों आपस में इनकॉर्पोरेट होते हैं, ये दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक सैंडविच बनता है जिसको आप प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा अटैच होता है यूट्राइन वॉल से, और फीटस के साथ जो ये कनेक्ट होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, 2 तरह की लेयर्स है, मैटरनल साइड, फीटल साइड, ठीक है। मैटरनल साइड जो है, जो डेसिडुआ होता है वो रफ होता है, इरेगुलर इन शेप होता है, जबकि फीटल साइड वाला जो पार्ट होता है वो स्मूथ और राउंडेड होता है।
फीटल साइड के ऊपर आपको जो है वो प्रोजेक्शंस भी नजर आती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जो नजर आ रही है, से दिस इज द फीटल साइड, ठीक है। ये फीटल साइड ये आ रहा है, इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया, इस एरिया को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन आपको नजर आ रही है। इसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। अच्छा, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये मैटरनल पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये मैटरनल पार्ट है डेसिडुआ का, और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज द फीटल पार्ट जो कि कोरियन का है। एंड दीज आर कोरियोनिक विलाई, ये प्रोजेक्शंस होती हैं जिनके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, तो दीज आर नोन एज कोरियोनिक विलाई। ये इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्टिव एरिया, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करते हैं, जिस तरह से विलाई दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हमारे पास होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, तो ये कोरियोनिक विलाई हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे पास ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है वो अम्बिलिकल वेन है और दो जो है वो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी अम्बिलिकल वेन है, कौन सी अम्बिलिकल आर्टरी, तो आप कहेंगे कि रेड वाली जो है वो आपकी अम्बिलिकल आर्टरी है, जबकि ब्लू वाली जो है वो अम्बिलिकल वेन है, क्योंकि जो कि हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, बट दिस इज रॉन्ग। इसके अंदर जो एक है वो आपकी रेड वाली है और वो अम्बिलिकल वेन है एक्चुअली, और जो बाकी दो हैं ब्लू कलर की जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी है। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो यूजुअली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक आर्टरी ऐसी होती है जो कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन्स जो है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो अम्बिलिकल वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं फीटल हार्ट की, ठीक है, बेबी के हार्ट की। तो ये फीटल हार्ट है और ये प्लेसेंटा है। जो वेसल हार्ट से ब्लड लेकर जाएगी प्लेसेंटा तक, तो हार्ट से ले जाने वाली जो है वो आर्टरी कहलाती है, ठीक है, और जो वेसल वापस लेकर आएगी तो हार्ट की तरफ वापस लाने वाली जो है वो वेन कहलाती है, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जिस तरह से हमारे हार्ट से जो ब्लड जाता है लंग्स में वो ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, तो इसी तरह से फीटल हार्ट से जो ब्लड जा रहा है प्लेसेंटा तक वो भी ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेशन के बाद वो वेन के जरिए वापस आता है हमारे पास हार्ट के अंदर, ठीक है। दिस इज द इमेज जो कि एक्सप्लेन कर रही है बहुत अच्छे से फीटल सर्कुलेशन को। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन के अंदर आता है। अम्बिलिकल वेन जो है वो कुछ हिस्सा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लिवर को देती है, बाकी हिस्सा बाईपास करता है और वो जाता है हार्ट के अंदर इंफीरियर वीना केवा के जरिए एट्रियम के अंदर, देन हार्ट से होता हुआ जाता है ये एओर्टा में लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड के बाद हमारे पास ये जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, एंड देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन सारे ऑर्गन्स को मिलता है एंड देन जाता है अम्बिलिकल आर्टरी में। तो ये अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड है एंड देन प्लेसेंटा से ये ऑक्सीजनेट होके देन वापस आता है। तो आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प किया जाता है एंड देन कट कर दिया जाता है और एक स्टम्प सा रह जाता है एंड देन वो स्टम्प जो है वो खुद ब खुद डीजनरेट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी मैंने बताया था कि जेस्टेशन जो है ये हम सिर्फ उस पीरियड को कहते हैं कि जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है विद इन द यूट्रस, वो पूरा पीरियड जेस्टेशनल पीरियड कहलाता है। फर्टिलाइजेशन से लेकर आपकी उसमें फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक, जबकि हाँ जेस्टेशन का पीरियड वही है 38 to 42 वीक जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स है, जबकि प्रेगनेंसी रेफर्स टू द होल सेट ऑफ चेंजेस जो कि बॉडी के अंदर आते हैं। पीरियड ऑफ जेस्टेशन तो इसके अंदर आता ही है, लेकिन अदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस मदर की बॉडी में आ रहे होते हैं, केमिकल चेंजेस जो मदर की बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं जो कि फीटस को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, तो उन सबको मिलाकर जो है हम प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। बैटरी मेरे पास जो है वो ख़त्म हो रही है, ये किसी भी वक्त जो है वो बंद हो जाएगा। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे।